हमको कुछ नहीं करना है, एज पर थ्योरी जैसा हमको दिखाई दे रहा है, थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको रिएक्ट करना है, दैट्स इट। एंट्री मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। जबरदस्ती वाला ट्रेड नहीं करना है। डाइवर्सिफिकेशंस आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट बैंकिंग को आप देख लेंगे काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है। रिलायंस आप देखिए बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है। बैंकिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे इंडेक्स है। स्मॉल कैप काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, मिड कैप काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स में करेक्ट हुए हैं। सो अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप एसआईपी को डबल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्या हो रहा है ना कि आपको यहाँ पे ज्यादा प्राइस को एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा। यहाँ से करिए, फिर डिप मिलेगा, फिर करिएगा, फिर डिप मिलेगा, फिर करिएगा। स्टॉप करना या पोजीशंस को सेल करके निकलना कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज, पोर्टफोलियो अगर ज्यादा नेगेटिव है तो हाइपर होने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे क्या बात कर रहे हैं शरद सर, बैंक निफ्टी भी करेक्ट हुई है। कितना परसेंट करेक्ट हुई है दिखा देती हूँ आपको। पॉसिबल ही नहीं है, आज सुबह ही हम चेक किए हैं। हाई से 12% के आसपास करेक्ट हुई है, 12.5% के आसपास। निफ्टी भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही करेक्ट हुआ है। निफ्टी कितना करेक्ट हुआ है? निफ्टी 16% के आसपास, बैंक निफ्टी 12%, 13% के आसपास। हाई से निफ्टी 16% के आसपास करेक्ट हो चुका है, बैंक निफ्टी 12% के आसपास करेक्ट हुआ है। इंडेक्स में आप देख लीजिए, एफएमजीसी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, बैंकिंग काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है, स्मॉल कैप काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है, मिड कैप भी करेक्शंस के मोड पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। देखिए क्या हो रहा है ना, पोर्टफोलियो नेगेटिव में होना, उसके पीछे के काफी सारे रीजंस है। पहली चीज तो आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा स्टॉक्स है स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक्स एंड मिड कैप के स्टॉक्स। लार्ज कैप के स्टॉक्स में हम जाते नहीं है। वैसे लार्ज कैप भी काफी ज्यादा अभी करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा करेक्शन, सबसे ज्यादा प्रेशर हमको इन्हीं सेगमेंट्स में दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, अगर हमने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी किया होगा तो डाइवर्सिफिकेशंस में हम डिफेंसिव सेक्टर्स को लेंगे। डिफेंसिव में क्या है? एफएमजीसी। लेकिन एफएमजीसी भी अभी काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है, पता है कि नहीं? सो इस वजह से वो ऑलमोस्ट ओवरऑल आपको लॉसेस में दिखाई दे रहा है। लेकिन पेशेंस रखिए, धीरे धीरे वो चीजें ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। बात कर लेते हैं हम स्विंग के थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरी शीट आपको दिखाई दे रही है। हाँ, रिलायंस भी काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है। रिलायंस तो ऑलमोस्ट 52 वीक के लो पे चल रहा है। 52 वीक के लो के आसपास चल रहा है रिलायंस। ठीक है ना। अगर आप ज्यादा डरते हैं तो ईटीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन। ईटीएफ में डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, फ्यूचर नहीं लेना चाहते हैं, रोल ओवर वगैरह नहीं करना है, पैसा कम है, तो निफ्टी इंडेक्स का ईटीएफ ले लीजिए। वैसे ही सिमिलर जैसे कि मैं देख रही हूँ अभी, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है। मैं बता रही हूँ ना, अगर ऑलमोस्ट देखें तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं उसको बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ। कितना आ चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा? 193 रुपीज के आसपास चल चुका है। कहाँ पे रेट चल रहा था? 270 280 रुपए के आसपास चल रहा था। सो बहुत अच्छे रेट्स में मिल जा रहा है। अभी अभी खरीदिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, फिर डीप लगाएगा, फिर करिए। ये एक अच्छा मौका होता है इन्वेस्टिंग करने का। बट ये चीजें है ना, दिक्कत क्या हो रही है पता है? अभी सिर्फ हमको एक पॉजिटिवली डायरेक्शंस में जाना है, थ्योरी के अकॉर्डिंग कहीं से भी बाई नहीं करना है। थ्योरीज के अकॉर्डिंग आपको बॉटम का वेट करना है, बॉटम के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छे बॉटम हो सकते हैं। मान सकते हैं कि अभी थोड़ा निगेटिव होना सही भी है, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप निफ्टी को मंथली चार्ट पे लगा कर देखेंगे तो 6 मंथ से कंटिन्यू निफ्टी रेड में क्लोज हो रही है। ये इसका 7 मंथ है, जो इसके पहले इतना कंटिन्यूशन में कभी नहीं हुआ है। एक टाइम हुआ था शायद 1996 या कोई और एक और है जहां पे आपको इतना बड़ा फॉल देखने के लिए मिला था, कंटिन्यूशन में फॉल। उसके बाद ये अब हमको कंटिन्यूशन में फॉल देखने के लिए मिल रहा है, जो 6 मंथ्स कंटिन्यू आपको रेड रेड में दिखाई दे रहा है। बट कोई बात नहीं, मार्केट में करेक्शंस है। करेक्शंस भी ऑलमोस्ट अभी अगर देखेंगे निफ्टी में 16% के आसपास। यहां से और हमको थोड़ा और बॉटम दिखाई दे रहा है, बॉटम मिलेगा तो फिर डीप से बाय करने के बारे में सोचिएगा।
नए लोग हैं जो इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में जाना है, एसआईपी कर रहे हैं तो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बंद करने की बजाय अभी आप देखिए मेरे पास वैसे तो हम क्रिप्टो में ट्रेड करते नहीं है, लेकिन आप क्रिप्टो चेक करिएगा। 2 दिन पहले क्रिप्टो 80,000 रुपए से नीचे आ गया था। किस किसने देखा था क्रिप्टो? वैसे करते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, बिल्कुल। क्रिप्टो 1 लाख रुपए को क्रिप्टो में अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे, तो बिटकॉइन 1 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका था। लेकिन 2 दिन के अंदर वो 80,000 रुपए के नीचे आ चुका था, यानी कि $20,000। समझ रहे हैं? एंड फिर अगेन क्या करेक्शन दिया है और आज वापस से $93,000 के आसपास चल रहा है। चीजों को समझिए, मार्केट में करे। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने कई जगह पे क्रिप्टो को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने की कोशिश की है। सो इसी के चलते एक अच्छा वॉल्यूम्स हमको दिखाई दे रहा है एंड देन बूम अप। तो मार्केट भी सिमिलरली वैसा ही है। सिचुएशंस है, पैनिक सिचुएशंस है मार्केट में। थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ प्रेशराइज होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है वो फिर और करेक्ट करने की कोशिश करता है। मार्केट को बॉटम के पास सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है? तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन अभी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, रुक नहीं पा रहा है। रुकेगा, बट आपको क्या करना है? हमको बस थोड़ा-थोड़ा सेविंग करके मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। और अगर जो लोग थोड़ा-सा ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि नहीं पोजीशंस मेरा बहुत ज़्यादा, मेरा पोर्टफोलियो 12%, 20%, 25%, मुझे लग रहा है कि अभी उतना ज़्यादा फॉल नहीं आया है। अगर आपका यहाँ से 1.5-2 साल पुराना भी होल्डिंग होगा, तो मैक्सिमम आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 10%, 12% के आसपास ही आया होगा, उससे ज़्यादा नहीं। सबसे मेजर रीजन है एफआईआई का। लेकिन सरबजीत सर, अगर आप कंटिन्यूअसली लास्ट 6 मंथ्स का डेटा देख रहे होंगे, तो आप कंपेयर करिए, जितना मार्केट में एफआईआई पैसा निकाले हैं उतना कंटिन्यू मार्केट में डीआईआई पैसा इक्वली लगाए हैं। वो इक्विलेशंस बना हुआ है, लेकिन मार्केट में नया पैसा नहीं आ रहा है। बस वो वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और डीआईआई मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो वो बैलेंस किया हुआ है। मार्केट यहाँ से बूम कब करेगा? जब मार्केट में यहाँ से नया डेटा, नया पैसा आने लगेगा। एफआईआई जब पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे, नया पैसा आएगा मार्केट में, देन वो बूम करेगा। या फिर एफआईआई अपना जो लॉस है, मतलब जो अपनी क्वांटिटी से जो अपना पैसा है वो बुक करना बंद कर दे, स्टॉप कर दे, मार्केट थोड़ा सा थम जाए, तो भी डीआईआई मार्केट को थोड़ा बूस्ट अप कर सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है? एक पैसा निकाल रहा है, एक पैसा लगा रहा है, तो वो इक्वी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं। नया तभी हो पाएगा जब मार्केट में पैसा आ पाएगा सर। ठीक है? ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि ऑब्वियस सी चीज है, जहां पे रिटर्न्स मिल रहा होता है, हाँ, वो इसी वजह से रुपया वीक हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ये भी एक रीजन है मार्केट में एफआईआई का निकलना। क्यों? क्योंकि हर कोई कहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? जहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और अभी फिलहाल इकोनॉमी एज पर रुपया अगर हम कंपैरिजन करें तो रुपया वीक हो रहा है कंपैरिजन टू डॉलर। सो कहीं ना कहीं वीकनेस तो है। लेकिन कोई बात नहीं। कोविड के टाइम हमने फॉल देखा, उसके पहले भी हम काफी फॉल देख चुके हैं। लेकिन जिन्होंने कोविड के बाद से इन्वेस्ट किया था उन्होंने शायद ही कभी ये फॉल देखा होगा। ये उनके लिए पहली बार इतना कंटिन्यूएशन में फॉल होगा। देखते हैं, लेट्स सी। चलिए, जब तक हम कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हम आईडीडी स्विंग में ट्रेड कैसे करें। आईडीडी स्विंग का मतलब होता है पोजिशनली ट्रेड करना। जो लोग पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पोजिशंस, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पोजिशंस इट मींस दैट कि हम मैक्सिमम 1 मंथ तक होल्ड करेंगे, मिनिमम 1 दिन से ज्यादा टाइम तक होल्ड करेंगे। मैक्सिमम हमारा 1 महीने से ज्यादा होल्डिंग नहीं होगा, वो कहलाता है स्विंग बेसिस पे। मंथली बेसिस पे ट्रेड करना। हम स्टॉक्स की मंथली रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एज पर ऑप्शन चेन डेटा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं आपको बता देती हूँ। मेरी शीट पे आपको कुछ नंबर्स, कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक वॉल्यूम वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, एक आपको ओआई वाला कॉलम दिखाई दे रहा है। इरेडा, इरेडा की हम बात करें तो इरेडा कितना आ चुका है? 196, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट टॉप से 52% करेक्ट हुआ है। एंड इरेडा स्टॉक आई थिंक नवंबर या अगस्त 2022 में आया था, शायद 2022 और 2023 ईयर मुझे याद नहीं है परफेक्ट, हाँ, लेकिन उधर ही लास्ट में आया था। एंड कुछ 66-70 रुपीज के आसपास लिस्ट हुआ था, 320 रुपए के आसपास, 310 रुपए के आसपास कुछ हाई लगाया है। एंड फिलहाल अभी वहां से 50% करेक्शन पे है।
आईपीओ उतने पे ही लिस्ट हुआ था ना, 60-70 रुपए के आसपास। 2023 अगस्त 2023 या नवंबर 2023 में 60-70 रुपए के आसपास ही आया था। उसके बाद बेहतरीन रिटर्न दिया 320 रुपए तक। लेकिन जो लोग उतना हाई पे नहीं ले पाए हैं, अभी ऑलमोस्ट 50%, आधा हो चुका है ना। 156 170 के आसपास चल रहा है, आधा हो चुका है 310 से सीधा 50% करेक्ट हुआ है। जी, नज़र बना के रख सकते हैं। ये एक ऐसे स्टॉक्स है जो हम डीप ये मैं आपको बता दूँ क्लियर, कुछ कुछ स्टॉक्स का डिविजन्स कैसे होता है, कुछ स्टॉक्स डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स होते हैं जो आपको हर बोल सकते हैं एनुअल में या फिर हर मिड में इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड के रूप में आपको डिविडेंड मिलता रहता है, जो एक पैसिव इनकम की तरह काम करता है। कुछ स्टॉक्स वैल्यूएबल स्टॉक्स होते हैं, वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, जो आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग रिटर्न्स देने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टॉक्स और भी डाइवर्सिफिकेशन है, मैं कुछ इसके लिए बनाई भी हूँ। मे बी वीडियो 2-4 दिन में आपको आ जाएगा कि स्टॉक्स में किस-किस तरीके से स्टॉक्स होते हैं, किन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। वैल्यूएबल स्टॉक्स क्या होते हैं और आपका पैसिव इनकम वाले स्टॉक्स क्या हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करें, कैसे उनका रिकॉर्ड हम चेक करें। वो स्टॉक्स का डिविजन्स आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी उसकी वीडियो। तो हम स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन यूज करिए, कोई इशू नहीं है। एंड जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज है ना, इन कंपनीज को क्या होता है पता है, ये कंपनी ऐसी है कि इनको एक ऑर्डर मिला, दो ऑर्डर मिला, वो एक ग्रो करना स्टार्ट करती है, फिर ऑर्डर मिलेगा, फिर ग्रो करना स्टार्ट करती है। तो ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमको मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन जब इनमें ऑर्डर्स आना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि भेल इसी का एक एग्जाम्पल है, बीईएल ये भी बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, एनटीपीसी हो गया, एनएमडीसी हो गया, इरेडा हो गया, ऐसे आईईएक्स हो गया, ये ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनको सिर्फ ऑर्डर मिलने की देरी होती है, एक ब्लॉक डील होने की जरूरत पड़ती है एंड देन बूम कर जाते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में एफ एंड ओ तो है ही, एफ एंड ओ वाले स्टॉक्स में हम मंथली बेसिस पे जा सकते हैं, स्विंग बेसिस पे जाना है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी आपको कि आप पहले फंडामेंटल एनालिसिस करिए, एटलीस्ट उस स्टॉक का वैल्यूएशन बेस्ड एनालिसिस करिए कि एक्चुअल में उसका प्राइस कितना होना चाहिए, कितना है, क्या इन्वेंट्रीज मिल रही है, क्या उसकी बैलेंस शीट है, कितना रिटर्न्स दे चुकी है, कितना रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। जब तक ये एनालिसिस नहीं करेंगे, इट मीन्स दैट कि आप पैसा तुक्का में लगा रहे हैं और लॉस होने के बाद सिर्फ मार्केट को ब्लेम कर रहे हैं कि चलिए मार्केट नीचे जा रहा है इसलिए मुझको लॉस हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ ना, मार्केट इतना नीचे गया है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो अभी भी 20-20% के सर्किट लग रहे हैं, 10-10% के सर्किट, पॉजिटिव सर्किट लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा वॉल्यूम्स मिल पा रहा है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स की डील हो पा रही है, इसलिए वो वहां पे मूव कर रहे हैं। लेकिन वो ट्रैक करना जरूरी है। ट्रैक करने के लिए एक दिन दो दिन का सॉल्यूशन काफी नहीं है, आपको उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको कुछ अच्छा स्टॉक्स मिल पाएगा और तब जाकर आप उस पर रिएक्ट कर पाएंगे। जैसे कि टाटा स्टील आप देख लीजिए, बेहतरीन टाटा स्टील में 5 रुपया मिल पाना पोजिशनली बहुत होता है, सही बता रही हूँ मैं, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में 5 रुपया बहुत होता है। और आपको वो पता चले कि नहीं यही बॉटम है और आप एग्जैक्ट बॉटम से उठाकर फिर रिवाइज करके टोटल आप 10 पॉइंट कमा पा रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छा आप एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो चीजों को समझिए, प्रैक्टिकली थोड़ा सा जाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए, रिसर्च ऐड करिए, बेहतरीन स्टॉक्स में रिजल्ट्स मिलेंगे। गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टॉक का सिलेक्शन तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए वो एक अलग हुआ, वो पोजिशनली लॉन्ग टर्म वाला पोजिशनली हुआ। अभी हम शॉर्ट टर्म पोजिशनल्स की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म पोजिशनल में हम सिर्फ एफ एंड ओ वाले स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं जो एफ एंड ओ में लिस्टेड है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि हम ओनली ऑप्शन चेन बेस्ड डिसीजंस एंड डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन चेन बेस्ड डिसीजंस कैसे लेंगे? आपको मेरी स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक वॉल्यूम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक ओआई वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम जो है वो डेली बेसिस पे बनता है और 3:30 पे वो खत्म हो जाता है, फिर नया सुबह 9:15 पे नया वॉल्यूम बनेगा एंड 3:30 पे खत्म हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम वाले जो कॉलम में जो डेटा आता है, ये डेली बेसिस पे सुबह से बनना स्टार्ट होता है, 3:30 तक कितने ट्रेड्स हुए वो बताता है, नए दिन नया वॉल्यूम बनेगा। ओआई कैसी होती है? ओआई मंथली बेसिस पे बनती है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1 तारीख को, तो 1 तारीख से ओआई बनना स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 30 तारीख को, तो 30 तारीख तक ओआई रहेगा, 30 तारीख को ओआई खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो ये 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक ये ओआई कैरी फॉरवर्ड होता है। वॉल्यूम हमेशा इंक्रीजिंग मोड में होता है, लेकिन ओआई डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मोड दोनों में रहेगा। अब कैसे होता है उस पर हम बात कर लेते हैं।
तो मैं क्लियर कर देती हूँ। ओआई इंक्रीजिंग मोड और डिक्रीजिंग मोड में कैसे होता है, ओआई बनता कैसे, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है उनको मैं फिर बता देती हूँ। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। बहुत सी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। आपने जब आप ट्रेड करते हैं, अगर आप एज अ बायर है तो पहले आप बाई करते हैं, और बाई करने के बाद अगर आप उसको सेल करेंगे तो ही आपके डीमेट में पोजीशन क्लोज दिखाती है, राइट। अगर आप बाई कर रहे हैं तो वो ऑर्डर ओपन रहेगा, कब तक वो आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाता रहेगा, तब तक आप उस पोजीशन को सेल नहीं कर देते। तो एक कंप्लीट ऑर्डर बनने के लिए बाई एंड सेल दोनों का होना जरूरी है। एक कंप्लीट ऑर्डर बनने के लिए बाई और सेल दोनों होना जरूरी है। और ओपन ऑर्डर होने के लिए खाली एक ही ऑर्डर ओपन हो, यानी कि बाइंग वाली पोजीशन ओपन हो तो ये ओपन पोजीशंस कहलाएगी, सेल वाली पोजीशन ओपन हो तो ये ओपन पोजीशन कहलाएगी। सो ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन आपको क्लियर हो चुका होगा। ओआई में क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है, राइटर्स जो है पहले अपनी पोजीशन को सेल करते हैं एंड देन राइटर्स अपनी पोजीशंस को बाय कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, राइटर्स पहले अपनी पोजीशन को सेल करते हैं, फिर राइटर्स अपनी पोजीशंस को बाय कर लेते हैं। अगर राइटर्स अपनी सिर्फ पोजीशन को सेल सेल, ओपन पोजीशन मार्केट में बढ़ती जा रही है, क्या अगर मार्केट में सेल 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 ऐसी ओपन पोजीशंस मार्केट में बढ़ती जा रही है, ऑर्डर क्लोज नहीं हो रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। अगर मार्केट में सेल 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 ऐसा ओपन ऑर्डर्स ओपन होते जा रहे हैं, ऑर्डर क्लोज नहीं हो रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही ये ऑर्डर क्लोज हो जाए, यानी कि जिन्होंने सेल किया है वो पोजीशन को बाय कर ले, तो ये ओपन इंटरेस्ट क्लोज हो गया, ये ऑर्डर क्लोज हो गया। जितने ट्रेड्स मार्केट में क्लोज होंगे वैसे ओआई डिक्रीजिंग मोड में चला जाएगा। ठीक है, समझ आया। अगर ऑर्डर क्लोज हो रहा है तो ओआई डिक्रीज होगा, अगर ऑर्डर ओपन हो रहे हैं मार्केट में तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? तो आगे चलते हैं। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है नहीं क्या? कोई लोग, ऐसा लग रहा है कि गर्मी के दिन आ चुके हैं। गर्मी के दिन तो हैं ही, लेकिन गर्मी के दिनों के साथ साथ वो छुट्टियों वाले दिन नहीं होते हैं, स्कूल की छुट्टियों वाले दिन, वैसे आप लोग रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लोग का कमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कोई है ही नहीं लग रहा है। फिर किसको पढ़ाया जाए? एक मात्र शरबजीत सर है जिनके मैसेज मुझको दिखाई दे रहे हैं। संजय सर अभी भेजे हैं, चलिए अब आया है ना। ऐसे मत करिए कि मैं पढ़ा रही हूँ और वैसा नहीं होता, टीचर पढ़ाते रहते हैं और पीछे बैक बेंचर्स लाइक डेस्क पे हेड डाउन करके सो रहे होते हैं, वैसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को देख ही नहीं पा रही हूँ। जस्ट किडिंग। नहीं, कैसा होता है ना कि आप थोड़ा सा इंटरेक्शंस दिखाएंगे तो मुझे भी समझ आएगा कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है, मुझे भी मजा आएगा सिखाने में। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? मैं तो यही हूँ, ले लीजिए मेरा वीडियो ऑन कर देती हूँ, दिखाई दे रही हूँ अभी। चलिए, ये हुआ हमारा वॉल्यूम, ये हुआ हमारा ओआई। अब हम बात कर लेते हैं ओआई चेंज की। ओआई चेंज डेली बेसिस पे कितने ओआई मार्केट में आ रहे हैं, कितनी ओआई पोजीशन मार्केट में क्लोज हो रही है, वो ओआई चेंज शो करता है। ठीक है, ओआई चेंज डेली बेसिस का रहता है। ओआई चेंज डेली बेसिस पे कितनी ओआई आ रही है, यानी कि कितनी ओआई ओपन पोजीशंस मार्केट में आ रही है और कितनी ओपन पोजीशंस मार्केट में क्लोज हो रही है, वो ओआई चेंज रिफ्लेक्ट करता है। अगर ओपन पोजीशंस और ओपन हो रही है, नंबर ऑफ ओपन पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, तो ओआई चेंज इंक्रीजिंग मोड में रहेगा, ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा। और अगर ओआई चेंज यानी कि ओपन पोजीशंस क्लोज हो रही है तो ओआई चेंज डिक्रीजिंग मोड में होगा। क्लियर? क्लियर है? वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, अभी हम समझ लेते हैं टॉप एंड बॉटम की कंडीशंस को। ओपन इंटरेस्ट में बायर एंड राइटर्स दोनों होते हैं, कॉल बायर्स भी होते हैं
और कॉल राइटर्स भी होते हैं। सेम सिमिलरली पुट ओआई में भी पुट राइटर्स भी रहेंगे, पुट बायर्स भी रहेंगे। एक राइट करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो किससे राइट करेगा? किसी ने उसको बाय किया होगा, तभी तो जाकर कोई राइट कर पाएगा। सो ये ऑर्डर्स मार्केट में चलते रहते हैं, कोई बाय करेगा, कोई राइट करेगा, लेकिन मार्केट में जब तक पोजीशंस क्लोज नहीं होगी तब तक ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज नहीं होगा। मार्केट में पोजीशंस ओपन रहेगी तब तक ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग मोड में रहेगा। सिंपली इतना ही समझना है। और टिपिकल लैंग्वेज में समझाऊं, वर्डिक जो बुक्स में लिखा है उस तरीके से समझाने जाऊंगी तो आप लोगों को समझना और याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो हमको ओवरऑल रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट इट मीन्स दैट कि ओआई बेसिकली काम क्या करता है वो हमको समझना है। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट बनता कैसे है इतना भी समझ जाएंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, ओपन इंटरेस्ट सिमिलर दोनों साइड में रहेगा, कॉल साइड में भी होता है, पुट साइड में भी होता है। ये आपकी हुई इमेजिनरी लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ओपन इंटरेस्ट 100% दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट साइड में कौन से स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है? 450 पे दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझिएगा, पुट राइटर्स का मतलब क्या होता है, ये क्या सोचकर यहाँ पे राइट करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे पुट साइड में जो ओआई है, ये सोच के राइट किए हैं कि मार्केट इसके नीचे नहीं जा पाएगा। ये प्रीमियम्स खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ की जो एलटीपी है वो जीरो हो जाए। क्या चाहते हैं? 450 की एलटीपी जीरो हो जाए। अब 450 की एलटीपी जीरो कब होगी पहले तो ये बताइए। मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ, तीनों में से क्या क्या हो सकता है वो मुझे बताइएगा। ओपन इंटरेस्ट 450 रुपीज पे है एंड पुट वाले राइटर्स चाहते हैं कि 450 की एलटीपी जीरो हो जाए। पहला ऑप्शन, मार्केट 450 रुपीज से नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा तो क्या 450 की एलटीपी जीरो हो पाएगी? सही या गलत? अगर मार्केट 450 रुपीज से नीचे जाएगा तो क्या 450 की एलटीपी नीचे जा मतलब 450 की एलटीपी जीरो हो पाएगी या नहीं? क्वेश्चन ये है। सही जवाब या गलत? गलत। इट मीन्स दैट कि अगर मार्केट 450 रुपीज से नीचे ट्रेवल करेगा तो एलटीपी का जीरो हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना। वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इन द मनी में क्लोज होगा एंड वहां पे कुछ ना कुछ तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बची रहेगी। सो क्या ये 450 वाले राइटर्स चाहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करे? दूसरा क्वेश्चन, क्या ये 450 वाले राइटर्स जो है वो चाहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करे? नहीं चाहेंगे। वेरी गुड। मतलब कि ये क्या चाहते हैं? तीसरा क्वेश्चन, अगर मार्केट 450 रुपीज पे भी क्लोज हो जाए टिल एक्सपायरी तो राइटर्स पुट राइटर्स के फेवर में रहेगा या नहीं? अगर मार्केट 450 रुपीज पे ही क्लोज हो जाए या 450 के ऊपर क्लोज हो तो राइटर्स जो पुट राइटर्स है वो खुश होंगे या दुखी होंगे? पहले तो ये बताइए, उनका एलटीपी जीरो होगा या नहीं होगा वो बताइए। फेवर में है यानी कि वो खुश हो जाएंगे, उनको एलटीपी खाने का मौका मिलेगा। अगर मार्केट 450 रुपीज से ऊपर की तरफ चलेगा तो 450 वाले खुश होंगे कि नहीं होंगे? अगर मार्केट 450 रुपीज से ऊपर आ जाए, 500 रुपए आ जाए, 600 रुपए आ जाए तो 450 वाले खुश होंगे कि नहीं होंगे? जितेंद्र सर फिर से सोचिए, फिर से रिप्लाई दीजिए। खुश होंगे कि नहीं? अनिल कुमार सर फिर से सोचिए फिर रिप्लाई करिए। अनंता कुमार सर आप भी फिर से सोचिए फिर रिप्लाई करिए। खुश होंगे कि नहीं? नरपत सर फिर से सोचिए फिर रिप्लाई करिए। देखिए आप रिप्लाई कर रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है ना कौन कौन गलत बता रहा है। यस, खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो पूरा पूरा एलटीपी खाने का मौका मिलेगा। तो अब हमको पुट राइटर्स की 3 टेंडेंसी समझ में आई, कब वो खुश होंगे कब वो दुखी होंगे। बता देती हूँ। पहला, अगर मार्केट 450 रुपीज से नीचे जाएगा तो उनको नुकसान होगा, वो दुखी हो जाएंगे। 450 रुपीज पे मार्केट क्लोज होगा तो इनके फेवर में खुश होंगे। 450 रुपीज से ऊपर जाएगा तो भी ये खुश रहेंगे, इनके फेवर में रहेगा। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जो लोग 450 रुपीज पे राइट कर रहे हैं वो ये सोचकर राइट कर रहे हैं कि मार्केट या तो यहीं क्लोज हो जाएगा या फिर इसके ऊपर क्लोज होगा, लेकिन मार्केट इससे नीचे ना जा पाएगा। यही है। यानी कि 450 वाले राइटर्स चाह रहे हैं कि मार्केट का ओवरऑल ये मंथ का बॉटम 450 रुपीज बना रहे। क्लियर? यानी कि बॉटम इट मीन्स कि 450 रुपीज मार्केट में एज अ सपोर्ट की तरह काम करे। अभी समझ में आया? अब कभी भूलेंगे? अभी क्लियर हुआ? सपोर्ट साइड क्लियर हो गई? कॉल वाला समझ लें, कभी नहीं भूलेंगे उस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि चीजें याद रहे। समझ आया? चलिए, अब कॉल वाले की तरफ चलते। कॉल वाले की तरफ आपको दिखाई दे रहा है 13,000 रुपए का लेवल।
ये कॉल सिमिलर ओआई तो वैसे ही इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ये कॉल राइटर है। कॉल राइटर क्या होते हैं? कॉल राइटर इसलिए राइट करते हैं जो कॉल बायर्स का जस्ट अपोजिट होता है। कॉल बायर में प्रीमियम कब बढ़ती है? जब मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन कॉल राइटर क्या सोच के राइट करते हैं कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, इसलिए वो लोग कॉल राइट किए हैं। अब 13,000 रुपए पे 100% है। अब क्या इनके फेवर में रहेगा, क्या किसमें ये दुखी होंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आप मुझे बताइए, मार्केट 13,000 रुपए से ऊपर चलने लगता है। ये चाहते थे कि मार्केट नीचे की तरफ चले, इसलिए ये कॉल राइट किए थे। लेकिन मार्केट 13,000 रुपए से ऊपर चलने लगेगा तो क्या ये खुश होंगे? क्या ये खुश होंगे? बताइए। हाँ, नहीं होंगे। यानी कि ये कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट 13,000 रुपए से ऊपर जा पाए। जो 100% राइटिंग से ये कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट 13,000 रुपए से ऊपर जा पाए। यानी कि क्या हो जाएगा, 13,000 रुपए एक बाउंड्री लेवल बना लेगा और वहां पे टॉप बनाने की कोशिश करेगा। एंड ये चाहेंगे कि मार्केट यही टॉप बनाए मंथ का और यहाँ से ट्रेवल करने लगे नीचे की तरफ। ठीक है। तो अभी हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि जो कॉल साइड के राइटर्स होते हैं वो टॉप बनाने की कोशिश करते हैं, एंड जो पुट वाले राइटर्स होते हैं वो बॉटम बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि एट द लास्ट हमारे पास टॉप एंड बॉटम मिल जाता है महीने भर का, कि ये स्टॉक का मैक्सिमम टॉप क्या रहेगा, मैक्सिमम बॉटम क्या रहेगा। अब मुझे बताइए, जैसे हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे ही राइटर्स भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मार्केट में ये 100% श्योर है? नहीं। ये जैसे कि इमेजिन एक कैलकुलेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास होप है कि मार्केट इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो क्या ये शिफ्टिंग करेंगे या वहीं के वहीं जमे रहेंगे कि नहीं, मैंने जो सोचा है वही होगा मार्केट में, मैं ही मार्केट को चलाऊंगा? या मार्केट 13,000 रुपए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ, ध्यान से समझिएगा, अब हम शिफ्टिंग्स वाली पार्ट को समझेंगे। अगर मार्केट 13,000 रुपए से ऊपर क्लोज कर दे, ऑब्वियस ही चीज है, हम लोग हम लोग एक प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं। पूरा मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में तो थोड़ा भी मार्केट नहीं है, क्योंकि हम रिटेलर से थोड़ा पैसा मार्केट में लेकर आते हैं। हम जस्ट मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब मार्केट 13,000 रुपए, वैसे तो इन लोगों को स्टार्टिंग डेट में पता था कि मार्केट इतनी ही रेंज में रहेगा, लेकिन इनको पता था कि नहीं, कोई इवेंट आने वाला है, कोई इनको एक अच्छा अमाउंट मिलने वाला है या कोई अच्छा वॉल्यूम्स मार्केट में आने वाला है। फ्यूचर किसी को नहीं मालूम है, एक हमने प्रिडिक्ट किया है कि ये फ्यूचर में हो सकता है। जैसे कि सिमिलरली हम रियल लाइफ में एक इंसिडेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि शिफ्टिंग्स आखिर होती क्यों है। जैसे कि आपने बजट बनाया महीने भर का, आपकी सैलरी आई, अभी आई होगी एक दो दिन में, आपने सैलरी का बजट बना लिया कि मुझे यहाँ 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 खर्च करना है। ठीक है, फ्यूचर में मेरा ये खर्च होगा, इतना मेरा चले जाना है, ये सब हो गया। लेकिन बीच में सडन कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपको लगे जो आपने शायद आपके फ्यूचर लिस्ट में काउंट नहीं किया था, तब क्या होगा? तब वो आया है इवेंट, वो खर्चा आया है, तो आपको कहीं ना कहीं से उसको अरेंज करके करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो सडन जो इवेंट आपको देखने के लिए मिला है, जो खर्चा बीच में आया है, क्या वो प्री कैलकुलेटेड था? क्या आपको पता था कि वो आ सकता है? पता होता तो हम उस अकॉर्डिंग मैनेज करते, हमको नहीं पता था, वो सडन आया है, तो हमको उस टाइम पे उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की जरूरत होगी। अगर आपके पास सेविंग में बचा होगा तो आप उस अमाउंट को यूज करेंगे, आपके पास नहीं होगा तो आप फ्रेंड कलीग कहीं से अरेंज करके उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैनेज तो आपको करना ही है, वो ऐसी अर्जेंसी है। अब वो क्या हुआ, वो सडन आया था। सिमिलर मार्केट में भी वैसे ही होता है। जो 13,000 वाले राइटर्स है, वो ये सोच के 13,000 रुपए पे बैठे थे कि मुझे पता है कि एक महीने में ये 13,000 रुपए से ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये इनका फ्यूचर प्रिडिक्शन था। लेकिन सडन मार्केट में कुछ हुआ, कुछ वॉल्यूम्स आया एंड सडन वो 13,000 रुपए ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो अब ये राइटर्स क्या करेंगे? ये राइटर्स फिर भी 13,000 रुपए पे बैठे रहेंगे कि मार्केट में जो वॉल्यूम्स नया बिल्डअप हो रहा है उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे? बताइए। मार्केट में सडन उनको कुछ वॉल्यूम्स दिखाई देता है और कुछ चीजें मार्केट में दिखाई देती है और प्राइस 13,000 रुपए से ऊपर चला जाता है, तो क्या करेंगे? ऑब्वियस सी चीज है, अगर पैसा होगा, रिएक्ट करने की कोशिश, चीजें रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। 13,000 रुपए में कुछ लोग प्रॉफिट लॉस बुक करेंगे और निकल जाएंगे, कुछ लोग ऊपर जाके एवरेजिंग करेंगे। ये यही दो ऑप्शन है। पोजीशन को क्लोज करेंगे, पोजीशंस को एवरेज करेंगे। इसीलिए पहले तो हमको स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में सपोर्ट
का ओआई एंड रेजिस्टेंस का ओआई हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, लेकिन फिर वो सडन डब्ल्यूटीटी यानी कि ऑब्वियस सी चीज है, ये 100% ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वीक टू स्टॉप दिखाई देगा और फिर वो येलो कलर में हमको दिखाई देने लगेगा। क्यों क्यों ऐसा हुआ, पहले क्यों नहीं था? क्योंकि उनको पता नहीं था कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, सडन हुआ, इसलिए उनको रिएक्ट करने की कोशिश करनी पड़ी। अगर वो रिएक्ट करेंगे तो हमको रिएक्ट करने की कोशिश करना होगा। इट मीन्स डेट कि ये ओआई हमको डायरेक्शंस देने में हेल्प करता है। हमको इससे पता चल जाता है कि ये ट्रेंड कैसा है, कितना स्ट्रांग है, ये टॉप बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी चीजों में समझाने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत समझना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे हैं, मार्केट 13,000 रुपए पे है, तो हम सिर्फ़ खाली ओआई से रिएक्ट करके यहाँ पे सीधा बेच नहीं सकते हैं। हमको थोड़ा-सा और डीप में जाना होता है। डीप में जाने के लिए प्राइस, ओआई, वॉल्यूम एंड आईवी, ये 4 टर्म्स ऐसे हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पैरेलल समझ लिए तो आप बहुत हद तक ट्रेंड को समझ पाएँगे। ट्रेंड फेक है, ट्रेंड ट्रैप करने वाला है, ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा, कब हमको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलेगा। अगर आप ये चारों कन्फर्मेशंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो बेहतरीन आप ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। ये प्रैक्टिकली भी है, मैं खुद प्रैक्टिकल भी की हूँ। जिस दिन से मैंने समझाया है उस दिन से बहुत सारे लोग इस चीज को प्रैक्टिकल भी किए हैं। उस दिन मैंने टाटा स्टील वाला लाइव एग्जांपल आपको दिया था, मैंने पोस्ट भी किया था। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। उस दिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, लेकिन आज मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसका ऐसा था कि वो 135 रुपीज पे बॉटम था उसका, 130 रुपीज पे एक्चुअल बॉटम था, 140 रुपीज पे टॉप था एंड 135 रुपीज तक के सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप की तरह हमको दिखाई दे रहा था। 135 रुपीज पे मार्केट 2 दिन तक सस्टेन रहा, 135 रुपीज पे मार्केट 2 दिन तक सस्टेन रहा। प्राइस 135 से नीचे ना जा पाया, 135 रुपीज से प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगा। वॉल्यूम डब्ल्यूटीटी हुआ, आप बकायदा दोनों स्क्रीनशॉट में कंपैरिजंस कर सकते हैं। आईवी वहां पे डिक्रीजिंग मोड में था एंड वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में रहा एंड ओपन इंटरेस्ट 135 पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लगा एंड स्टॉक विद इन 2 डेज 135 रुपीज से ब्रेक करके धर 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 142 रुपीज तक गया। आप चेक कर सकते हैं, विद इन अ डे, आप बोल सकते हैं विद इन 2 डेज में वो गया है। और डेट भी आप वहां पे जाकर चेक करेंगे, प्रीवियस मंथ का ही डेटा है। सो बेहतरीन काम करता है एंड आप इसको थियोरेटिकली पोर्शन में भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप एज अ गूगल करेंगे कि प्राइस, ओआई एंड वॉल्यूम किस तरीके से पैरेलली काम करते हैं एंड ये क्या किसके लिए हेल्पफुल है, तो आप बकायदा इसका पूरा डिटेल पता कर पाएंगे, जिसमें शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग, बहुत लेंदी लेंदी वर्ड्स भी हैं, जिसको समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाई हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने वो बहुत ही सिंप्लीफाई किया है एंड वो चीजें प्रैक्टिकल की है इसलिए। ठीक है, सो बहुत आसान है। प्राइस, ओआई, आईवी, इन तीनों को पैरेलल समझना, इसका कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोस मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे दी हुई है। आज इसको समझाने जाएंगे तो शायद टाइम खत्म हो सकता है, इसलिए कल मैं इस वाले पार्ट को, इसमें 4 ही सिचुएशंस होती है, प्राइस का ऊपर जाना, प्राइस का नीचे जाना, प्राइस ऊपर जाएगा तो ओआई, 4 तरीके से 4 सिचुएशंस कैसे होगी, 4 नंबर्स कैसे बनेंगे, जिससे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। पहला सिचुएशन, प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। दूसरा सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन, प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। चौथा कंडीशन, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है। ये सिर्फ 4 केसेस है जिसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे रिएक्ट करता है एंड कैसे ट्रेंड पता करने में हेल्प करता है, उसके लिए हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी समझेंगे, जो आज से पुराना 3 महीने 4 महीने पुराना होगा। ठीक है, चलिए अभी हम ट्रेड करने के बारे में समझ लेते हैं। अभी आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि ओआई क्यों विक टुवर्ड्स टॉप, क्यों विक टुवर्ड्स बॉटम होती है, किस तरीके से, क्या कॉल का ओआई का काम है, क्या पुट की ओआई का काम है। अब हमको ट्रेड लेना है तो ट्रेड लेते टाइम मोटी मोटी कंफर्मेशंस मैं आपको बता देती हूँ। क्या, अगर आपको यहाँ से बेचना है, अगर आपको यहाँ से बेचना है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा चैट में बंद कर देती हूँ।
समझा देती हूँ। अगर आपको यहाँ से बेचना है 13,000 रुपए से अगर आपको बेचना है तो ये WTB होगा तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से समझिएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर ये WTB होगा तो वेल एंड गुड, हमारे लिए अच्छी बात है, हम यहाँ से बिल्कुल बेचने के बारे में सोचेंगे। ये WTT नहीं होना चाहिए, बेचने के टाइम पे रजिस्टेंस का WTT नहीं होना चाहिए। ये WTB होगा तो चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट चीज सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अगर सपोर्ट WTT हुआ, ध्यान से समझिएगा, सपोर्ट अगर WTT होगा तो रेंज को श्रिंक करने की कोशिश करेगा, रेंज को छोटी करने की कोशिश करेगा, यानी कि यहां तक अगर WTT है मार्केट तो 13,000 से मार्केट का रेंज हो जाएगा 12,650। ठीक है, जहां तक WTT होगा तो चल जाएगा, सपोर्ट WTB होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपोर्ट WTT नहीं होना चाहिए कहां तक, जहां पे रेजिस्टेंस स्टैंड कर रहा है। ध्यान से समझिए, सपोर्ट यहां तक WTT नहीं होना चाहिए। क्या होगा पता है, इससे रेजिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशराइज कर रहा है और ये स्टॉक कंसोलिडेट हो जाएगा और 13,000 रुपए के आसपास ही घूमता हुआ रह जाएगा। इसलिए सपोर्ट का WTT वहां तक होना नहीं चलेगा जहां पे रेजिस्टेंस खड़ा है। सपोर्ट WTT बीच की स्ट्राइक प्राइसेस है तो रेंज को श्रिंक करने की कोशिश करेगा, चल जाएगा, रेंज छोटी हो जाएगी, ट्रेडेबल है, बिल्कुल है। लेकिन अगर सपोर्ट वहां तक WTT हो जाए जहां पे रेजिस्टेंस स्टैंड कर रहा है तो वो ट्रेडेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ। बेचने के टाइम पे क्या क्या हमको देखना है, बेचने के टाइम पे रेजिस्टेंस जो है वो WTT नहीं होना चाहिए, वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा तो चल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बेच रहे हैं तो सपोर्ट का स्टेटस जो है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा तो भी चल जाएगा, वीक टूवर्ड्स टॉप होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस है वीक टूवर्ड्स टॉप वहां तक नहीं होना चाहिए जहां पे रेजिस्टेंस खड़ा हो। ये सारी चीजें हैं तो ट्रेडेबल है, ये नहीं है तो ट्रेडेबल नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया। बेचते टाइम क्या देखना है क्या होना चाहिए, क्लियर है, नए लोगों को भी क्लियर है, कोई डाउट, सभी को क्लियर। WTB होना चाहिए, उसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। हम बेचने की बात कर रहे हैं, हम बेचने के बारे में सोच रहे हैं, WTB यानी कि मार्केट में बियरिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है, हम भी बेचने के बारे में सोच रहे हैं, मार्केट भी बियरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हमारे फेवर में है। ठीक है संजय सर, सबके लिए प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लंबे टाइम तक याद रहेगा। क्लियर, सिमिलर। चलिए, सेलिंग के लिए ये इसको हम फ्यूचर में सेल कर सकते हैं अजय आजाद सर, एंड फ्यूचर में सेलिंग करने के लिए सिमिलर इन्वेस्टमेंट लगता है जितना फ्यूचर बाइंग के लिए लगता है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 15% मार्जिन आप समझ सकते हैं। मान के चलिए 13,000 रुपए का स्टॉक प्राइस है, 100 रुपए का लॉट साइज है, 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 15% कर लीजिए, जितना आ रहा है 15% 20% पे उतना मार्जिन आपके डीमेट में होना चाहिए। जनरली 1.5-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। क्लियर। अभी वो बिट्टू सिंह सर हम कल समझेंगे, अभी हमने ये OI का समझा। वॉल्यूम होगा WTT तो क्या काम करेगा, ये जब हम वो 4 थ्योरी समझेंगे ना उसमें हम इसको समझेंगे, वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी समझाने जाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए बाइंग साइड देख लेते हैं, बाई करते टाइम क्या क्या चीजें हमको देखनी है। अभी हम सिर्फ OI का स्टेटस देख रहे हैं, कल हम OI वॉल्यूम OI चेंज तीनों का स्टेटस को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको बेचना, आपको खरीदना है, खरीदेंगे कहां से, सपोर्ट लेवल से खरीदेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू से खरीदेंगे। अब खरीदते टाइम क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, पहले मैं समझाती हूँ, फिर कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप यहां से खरीदना चाह रहे हैं, सपोर्ट WTT होगा तो वेल एंड गुड, सपोर्ट WTT होगा तो वेल एंड गुड। क्यों, क्योंकि हम भी खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं और मार्केट भी टॉप की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट नोट डाउन कर लीजिएगा, नेचुरली WTT होना और सिर्फ WTT दिखाई देना, एक्चुअल में WTT होना, दोनों में डिफरेंस है। इसको पता करने के लिए हमेशा हिस्टोरिकल डेटा पे देखना जरूरी है। नेचुरली यानी कि जो हमको दिखाई दे रहा है उसका WTT होना, और एक्चुअल में वो क्या प्रेशर है उसको समझने के लिए हमेशा आपको हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा। हो सकता है कि ये 13,000 रुपए से 12,450 पे गया हो, एक्चुअल में ये हमको WTT दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो ये बियरिश ना, ये है तो WTB ना, ये 13,000 से 12,450 पे गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए 12,450 पे अगर आप खरीदना चाहते हैं और ये WTT है, वीक
टूवर्ड स्टॉप है तो वेल एंड गुड, हम बिल्कुल स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट अगर WTB है, सपोर्ट अगर WTB है, वीक टूवर्ड्स बॉटम है, तो हम बिल्कुल खरीदारी करने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हम खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं और OI और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बियरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम खरीदारी करने के बारे में नहीं सोचेंगे। सेम खरीदते टाइम रेजिस्टेंस का स्टेटस भी चेक करना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बीच के स्ट्राइक प्राइस तक WTB है तो चल जाएगा। WTB होने से क्या होगा, रेंज छोटी हो जाएगी। अगर 12,800 तक WTB है तो 12,450 से 12,800 तक की रेंज मिल रही थी। अगर ये WTB नहीं होता तो 12,450 से 13,000 रुपए तक की रेंज हमको दिखाई दे रही थी। अब इसमें भी एक्सेप्शनल केस है क्या, कि ये कहां तक WTB ना हो, ये जहां पे सपोर्ट खड़ा हो वहां तक WTB नहीं होना चाहिए, यानी कि 12,450 तक WTB नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा, अगर यहां तक WTB होगा तो ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये यही यही मार्केट घूमता रह जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। यानी कि क्या सीखा, खरीदना है जब हमको तो उस टाइम पे OI WTT होगा तो अच्छी बात है। सपोर्ट का OI वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का OI WTT होगा तो बहुत अच्छी बात है। रेजिस्टेंस का OI WTB होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शनल केस है क्या, वहां तक WTB नहीं होना चाहिए जहां तक रेजिस्टेंस खड़ा हो। सिर्फ यही थ्योरी है, इसके अलावा और कुछ भी टिपिकल नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है ना? बहुत सिंपल, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सभी सब प्रैक्टिकल है। प्रेशर्स हैं, बस मार्केट किधर जाने की कोशिश कर रहा है, हमको उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की कोशिश करनी है, बस। बहुत ही सिंपल है। सभी को क्लियर? डाबर देख सकते हैं भाई, डाबर मतलब पता नहीं क्या ही करना चाहता है, 3 महीने 4 महीने से, क्या ही बोला जाए। अच्छा है, फिर से ये वाली रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार चीजें समझ आ जाएंगी तो इजी होगा। मोहम्मद आमिर सर, मैं सिर्फ थ्योरी आपको पढ़ा सकती हूँ, चीजें आपको समझा सकती हूँ। क्या प्रेशर है, कैसा प्रेशर है, कैसे रिएक्ट करना है, वो आपका खुद का डिसीजन रहेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? रिटर्न में इसकी थ्योरी है दीपक यादव सर, आप मेरे ट्विटर वाले अकाउंट पे जाएंगे, ट्विटर पे स्टॉक बाय आशन आप सर्च करिए, वहां पे मैं इसकी थ्योरी अटेस्ट की हूँ, आप वहां से थ्योरी आप ले सकते हैं सर। दीपक राजपूत सर, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको डेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी और इन्वेस्टिंग डेडी के यूट्यूब चैनल के प्राइवेट लिंक पे भी आपको मिल जाएगी। कृष्णा मुरारी सर, अभी आप आए हैं, अब हमारी क्लास का खत्म होने का टाइम भी हुआ है। ट्विटर का लिंक है स्टॉक बाय आशियाना, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा दीपक यादव सर। मैंने बताया है, अभी जो दो कल वाला जो वीडियो था, प्राइस और OI जो एक्सेप्शनल केस था, वो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। थ्योरेटिकली आप एक बार समझ लेंगे ना तो प्रैक्टिकल चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकली थोड़ा सा टिपिकल है, उसके पीछे रीजन क्या है कि आपको एट अ टाइम 3-3 4-4 नंबर्स पे नजर बना के रखनी होती है। तो कौन कौन से नंबर्स पे नजर बना के रखनी है, वो नंबर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके लिए थ्योरी अगर क्लियर हो जाएगी तो प्रैक्टिकली समझना ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं अभी तक कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स नहीं ली हूँ। अगर आप वो चीजें सीख जाएंगे, वीडियो ऑलरेडी दोनों पोस्टेड है, आप वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, सीख जाएंगे। कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा कि हाँ अब आपने वो चीजें सीख ली है, तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकल विथ लाइव एग्जांपल 2-3-4 जितने आप एग्जांपल बोलेंगे उतने एग्जांपल के साथ उसको बैक टेस्ट किया जाएगा सर। पहले आप समझ आइए, क्योंकि मैं पढ़ा दूंगी और आपको वो चीजें नहीं समझ में आएगी तो मुश्किल है, फिर उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा, इसलिए। ठीक है, बिल्कुल IRCTC का बैक टेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जनवरी नहीं, दिसंबर वाला बैक टेस्ट कर पाएंगे सर। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से OI होती है, किस तरीके से OI रिएक्ट करती है। बेहतरीन स्विंग काम करता है, सच में बहुत सही काम करता है। स्विंग में 2%, 3%, 4% आप आसानी से अर्न कर सकते हैं विद इन 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, मैक्सिमम 10-10 दिन में भी आपको कभी कभी टारगेट्स मिलते हैं। आपको बस थ्योरीज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है, चीजों को समझेंगे तो बेहतर तरीके से रिएक्ट कर पाएंगे। बस दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत ये होती है कि एक बार अगर हमने ट्रेड ले लिया है तो फिर हम बायस है, फिर हमको मार्केट में कुछ
हो रहा है उससे हमको कोई लेना-देना नहीं है। वो नेचर छोड़ देंगे तो ऑटोमैटिकली एक नहीं 10 पोज़ीशंस पे ट्रेड कर पाएँगे और प्रॉपरली रिएक्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। कल हम वो चारों वाले केसेस को सीखेंगे कि क्या वो 4 केसेस हैं, किस तरीके से वो चारों केसेस आपस में लिंक्ड हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे वो हमको हेल्प करेंगे मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट करने के लिए। ट्रेड में एंटर करने के बाद ऐसे सुशील विजय सर हम बिल्कुल पुराना कोई स्टॉक होगा 3 महीने पुराना हम बिल्कुल स्टॉक्स पे बैक टेस्ट करेंगे। कल आप मुझे याद दिलाइएगा ऐसे ही किसी भी स्टॉक पे जिस स्टॉक पे आप बोलेंगे उस स्टॉक पे बैक टेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है? कल मुझे याद दिलाइएगा। जो आज हमने सीखा है कल उसी पे हम बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर कल हमारी फिर से क्लासेस होगी सेम टाइमिंग पे 12 से 1। जिनको भी स्टॉक से रिलेटेड क्लासेस नीडेड है वो वापस से ये वाली क्लास को जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।